बाबा, आपको लगता है कि मैं ज़िद्दी हूँ? ये मत समझना कि अल्तमश ने हार मान ली। शेखुपुरा वाली फैक्ट्रीज मेरे नाम। अल्तमश मेहर अली से कहता है कि आप ये मत समझे कि मैंने हार मान ली है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। साथ ही साथ वो मेहर अली के सामने एक शर्त रख लेता है अस्का को रुखसत करके लाने के लिए। वो मेहर अली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपने मेरे गले में अस्का नाम का फंदा क्यों डाला है, इसीलिए अस्का को इस घर में लाने के लिए और अस्का के यहाँ रहने के लिए ये ज़रूरी है कि शेखुपुरा की जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वो आप सारी की सारी मेरे नाम कर दें। दूसरी तरफ खुर्शीद रुतबा से कहता है कि तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद रुतबा को गुस्सा आता है और गुस्से की हालत में वो घर से निकलकर चली जाती है, लेकिन वो खुर्शीद को नहीं बताती कि वो कहाँ जा रही है। जैसे ही वो घर से निकलती है तो उसके पास पैसे होते हैं, जिसकी वजह से उसके पीछे गुंडे लग जाते हैं। गुंडों से बचने के लिए जैसे ही रुतबा वहाँ से भागती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अल्तमश ठीक होकर घर वापस आ जाता है। तब उसकी माँ उससे कहती है कि मैं रौनक और अस्का दोनों को बुला लेती हूँ। तब अल्तमश अपनी माँ से कहता है कि उन दोनों को मत बुलाएं, बल्कि मेरी रुतबा से बात करवाएं। तब अल्तमश की माँ उससे कहती है कि रुतबा तुम्हारी पहुँच से बहुत दूर जा चुकी है, अब एक भूखे शेर की तरह उसका पीछा करना छोड़ दो। तभी वहाँ पे अस्का आ जाती। अस्का को देखकर अल्तमश का मूड ऑफ हो जाता है, इसीलिए वो अपनी माँ से कहता है कि मैं कुछ देर यहाँ पर आराम करना चाहता हूँ, बेहतर है कि आप लोग मुझे अकेला छोड़ दें। तभी अस्का और रौनक मौजूद होती हैं सनोबर और अल्तमश के बाप के साथ। साथ ही साथ रौनक वहाँ पर कहती है कि अब बेहतर यही है कि आप रुखसती कर लें। तब अल्तमश का बाप रौनक से कहता है कि तुम्हें किस बात की जल्दी है, मेरे बेटे की टांग टूटी हुई है, टूटी हुई टांग के साथ कैसे रुखसती हो सकती है। लेकिन रौनक कहती है कि मेरी बेटी के नाम अब काफ़ी ज़मीनें लग गई हैं, ये खुशकिस्मती है मेरी बेटी की, निकाह के बाद उसके पास इतना सब कुछ आ चुका है, बस ये कहने की देर थी। साथ ही सनोबर रौनक से कहती है कि अल्तमश की ये शर्त है कि रुखसती से पहले अस्का के नाम जो ज़मीनें हैं वो अल्तमश के नाम ट्रांसफ़र हो जाएं। ये बात सुनने के बाद दोनों माँ बेटी हक्का बक्का रह जाती हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लग जाती हैं कि आखिर ये क्या कह रही है। रौनक उसी वक्त घर वापस आती है और आकर मेहर अली को फ़ोन करके बताती है सारे हालात और कहती है कि सनोबर ने मुझसे कहा है कि अल्तमश की ये शर्त है कि अस्का की रुखसती के लिए वो सारी ज़मीनें उसके नाम करना होंगी। तब मेहर अली रौनक से कहता है कि अल्तमश कौन होता है ये बात करने वाला, वो ज़मीनें मैंने अस्का के नाम की हैं और वो अस्का के नाम ही रहेंगी, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। तभी मेहर अली पहुँच जाता है रौनक के घर। दूसरी तरफ रुतबा फ़ोन करती है अपनी फुप्पो सनोबर को। जब अल्तमश हॉस्पिटल में होता है तो रुतबा फ़ोन करती है अपनी फुप्पो को और उनसे कहती है कि अल्तमश अब कैसा है। सनोबर भी बड़ी चालाकी के साथ आगे से रुतबा से बड़े प्यार से पेश आती है और उससे माफ़ी तलाफ़ी करती है। तब सनोबर से कहती है रुतबा कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ अल्तमश की खैरियत पूछने के लिए फ़ोन किया था। साथ ही साथ उसे ये कहती है कि दोबारा आप इस नंबर पर फ़ोन ना करना। तब सनोबर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी अल्तमश से बात करवाऊंगी, लेकिन रुतबा इनकार कर देती है। जब रुतबा सनोबर से बात कर रही होती है तो खुर्शीद ये सारा मामला देख रहा होता है। देखकर उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन उस वक्त वो उससे कुछ नहीं कहता। लेकिन अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर खुर्शीद रुतबा से कहता है कि अब तुम मेरे निकाह में हो और मेरी जिम्मेदारी हो और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि तुम्हारे दिल में या ज़िंदगी में किसी गैर मर्द के लिए कोई भी जगह बाकी रहे। ये कहकर वहाँ से खुर्शीद चला जाता है। दूसरी तरफ अस्का बहुत गुस्से में होती है और अपना सारा गुस्सा अपनी छोटी बहन पर उतार देती है। तब रौनक अस्का को समझाते हुए कहती है कि खुद पे कंट्रोल करना सीखो, अगर तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं होगा तो अल्तमश जैसे बिगड़े हुए इंसान को तुम कैसे काबू में रख सकती हो। तब उसकी बहन भी उससे कहती है कि मैं भी इससे यही कहती हूँ कि अपने आप पर कंट्रोल करना सीखो। जब खुर्शीद का सारा स्टाफ उसके घर आता है तो रुतबा नाराज़ होकर कमरे में जाकर बैठ जाती है और किसी से कोई बात नहीं करती। तब मिस तज़मीन ही सब कुछ करती हैं, सारी खाने की टेबल सजाती हैं, सबके लिए चाय बनाती हैं। ये सब देखकर खुर्शीद को कुछ हद तक शर्मिंदगी भी होती है कि जो उसकी बीवी है उसे तो अपने शौहर की इज़्ज़त का ख्याल ही नहीं है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मिस तज़मीन सारा इंतज़ामात करती हैं। लेकिन रुतबा कमरे से बाहर नहीं आती और ना ही किसी से मिलती है। खुर्शीद को थोड़ी सी शर्मिंदगी तो होती है कि एक बीवी के होते हुए भी उसे खुद काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता बल्कि बहुत ही मुस्कुरा कर मिलता है। लेकिन शाम के टाइम जब वो छत पर चाय पी रहा होता है तब मिस तज़मीन उसके पास आकर बैठ जाती है
اور اس سے کہتی ہے کہ کیا رتبہ آپ سے محبت نہیں کرتی؟ تب خورشید اس سے کہتا ہے کہ وہ مجھ سے کبھی محبت کر بھی نہیں سکتی۔ اگر تب مس تزمین خورشید سے کہتی ہیں کہ آپ تو ان سے محبت کرتے ہیں نا، لیکن آگے سے خورشید کوئی جواب نہیں دیتا اور مس تزمین سے کہتا ہے کہ آپ دوبارہ مجھ سے یہ سوال مت پوچھے گا۔ جیسے ہی مس تزمین وہاں سے جانے لگتی ہے تو خورشید ان سے کہتا ہے کہ میں بھی اب اس سے محبت نہیں کرتا۔ رتبہ خورشید کو بنا بتائے کراچی جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، اسی لیے وہ رات کے اندھیرے میں جیسے ہی نکلتی ہے تو اس کے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے گنڈے اس کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں۔ گنڈوں سے بچنے کے لیے جیسے ہی رتبہ وہاں سے بھاگتی ہے تو وہ ایک گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر کسی کو بھی نہیں۔ علی کے سامنے ایک شرط رکھ لیتا ہے اسکا کو رخصت کر کے لانے کے لیے۔ وہ میر علی سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے میرے گلے میں اسکا نام کا پھندا کیوں ڈالا ہے، اسی لیے اسکا کو اس گھر میں لانے کے لیے اور اسکا کے یہاں رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شیخو پورہ کی جتنی بھی فیکٹریز ہیں وہ آپ ساری کی ساری میرے نام کر دیں۔ دوسری طرف خورشید رتبہ سے کہتا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد رتبہ کو غصہ آتا ہے اور غصے کی حالت میں وہ گھر سے نکل کر چلی جاتی ہے، لیکن وہ خورشید کو نہیں بتاتی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلتی ہے تو اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پیچھے گنڈے لگ جاتے ہیں۔ گنڈوں سے بچنے کے لیے جیسے ہی رتبہ وہاں سے بھاگتی ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ التمش ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ تب اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ میں رونق اور اسکا دونوں کو بلا لیتی ہوں۔ تب التمش اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان دونوں کو مت بلائیں بلکہ میری رتبہ سے بات کروائیں۔ تب التمش کی ماں اس سے کہتی ہے کہ رتبہ تمہاری پہنچ سے بہت دور جا چکی ہے، اب ایک بھوکے شیر کی طرح اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دو۔ تبھی وہاں پہ اسکا آ جاتی ہے۔ اسکا کو دیکھ کر التمش کا موڈ آف ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں کچھ دیر یہاں پر آرام کرنا چاہتا ہوں، بہتر ہے کہ آپ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ تبھی اسکا اور رونق موجود ہوتی ہیں صنوبر اور التمش کے باپ کے ساتھ ہی ساتھ رونق وہاں پر کہتی ہے کہ اب بہتر یہی ہے کہ آپ رخصتی کر لیں۔ تب التمش کا باپ رونق سے کہتا ہے کہ تمہیں کس بات کی جلدی ہے، میرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ کیسے رخصتی ہو سکتی ہے؟ لیکن رونق کہتی ہے کہ میری بیٹی کے نام اب کافی زمینیں لگ گئی ہیں، یہ خوش قسمتی ہے میری بیٹی کی، نکاح کے بعد اس کے پاس اتنا سب کچھ آ چکا ہے، بس یہ کہنے کی دیر تھی۔ ساتھ ہی صنوبر رونق سے کہتی ہے کہ التمش کی یہ شرط ہے کہ رخصتی سے پہلے اسکا کے نام جو زمینیں ہیں وہ التمش کے نام ٹرانسفر ہو جائیں۔ یہ بات سننے کے بعد دونوں ماں بیٹی ہکا بکا رہ جاتی ہیں اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ جاتی ہیں کہ آخر یہ کیا کہہ رہی ہے۔ رونق اسی وقت گھر واپس آتی ہے اور آ کر میر علی کو فون کر کے بتاتی ہے سارے حالات اور کہتی ہے کہ صنوبر نے مجھ سے کہا ہے کہ التمش کی یہ شرط ہے کہ اسکا کی رخصتی کے لیے وہ ساری زمینیں اس کے نام کرنا ہوں گی۔ تب میر علی رونق سے کہتا ہے کہ التمش کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا، وہ زمینیں میں نے اسکا کے نام کی ہیں اور وہ اسکا کے نام ہی رہیں گی، تم فکر مت کرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ تبھی میر علی پہنچ جاتا ہے رونق کے گھر۔ دوسری طرف رتبہ فون کرتی ہے اپنی پھپھو صنوبر کو۔ جب التمش ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو رتبہ فون کرتی ہے اپنی پھپھو کو اور ان سے کہتی ہے کہ التمش اب کیسا ہے۔ صنوبر بھی بڑی چالاکی کے ساتھ آگے سے رتبہ سے بڑے پیار سے پیش آتی ہے اور اس سے معافی تلافی کرتی ہے۔ تب صنوبر سے کہتی ہے رتبہ کہ آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو صرف التمش کی خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ ساتھ اسے یہ کہتی ہے کہ دوبارہ آپ اس نمبر پر فون نہ کرنا۔ تب صنوبر اس سے کہتی ہے کہ میں تمہاری التمش سے بات کرواؤں گی، لیکن رتبہ انکار کر دیتی ہے۔ جب رتبہ صنوبر سے بات کر رہی ہوتی ہے تو خورشید یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھ کر اسے غصہ تو آتا ہے لیکن اس وقت وہ اس سے کچھ نہیں کہتا۔ لیکن اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر خورشید رتبہ سے کہتا ہے کہ اب تم میرے نکاح میں ہو اور میری ذمہ داری ہو اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی، لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ تمہارے دل میں یا زندگی میں کسی غیر مرد کے لیے کوئی بھی جگہ باقی رہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے خورشید چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسکا بہت غصے میں ہوتی ہے اور اپنا سارا غصہ اپنی چھوٹی بہن پر اتار دیتی ہے۔ تب رونق اسکا کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ خود پہ کنٹرول کرنا سیکھو، اگر تمہارا خود پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو التمش جیسے بگڑے ہوئے انسان کو تم کیسے قابو میں رکھ سکتی ہو۔ تب اس کی بہن بھی اس سے کہتی ہے کہ میں بھی اس سے یہی کہتی ہوں کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سیکھو۔ جب
खुर्शीद का सारा स्टाफ उसके घर आता है तो रुतबा नाराज़ होकर कमरे में जाकर बैठ जाती है और किसी से कोई बात नहीं कहती। तब मिस तज़मीन ही सब कुछ कहती हैं, सारी खाने की टेबल सजाती हैं, सबके लिए चाय बनाती हैं। ये सब देखकर खुर्शीद को कुछ हद तक शर्मिंदगी भी होती है कि जो उसकी बीवी है उसे तो अपने शौहर की इज़्ज़त का ख्याल ही नहीं है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मिस तज़मीन सारा इंतज़ामात करती हैं। लेकिन रुतबा कमरे से बाहर नहीं आती और ना ही किसी से मिलती है। खुर्शीद को थोड़ी सी शर्मिंदगी तो होती है कि एक बीवी के होते हुए भी उसे खुद काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता बल्कि बहुत ही मुस्कुरा कर मिलता है। लेकिन शाम के टाइम जब वो छत पर चाय पी रहा होता है तब मिस तज़मीन उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि क्या रुतबा आपसे मोहब्बत नहीं करती। तब खुर्शीद उससे कहता है कि वो मुझसे कभी मोहब्बत कर भी नहीं सकती। अगर तब मिस तज़मीन खुर्शीद से कहती हैं कि आप तो उनसे मोहब्बत करते हैं ना, लेकिन आगे से खुर्शीद कोई जवाब नहीं देता और मिस तज़मीन से कहता है कि आप दोबारा मुझसे ये सवाल मत पूछेगा। जैसे ही मिस तज़मीन वहाँ से जाने लगती है तो खुर्शीद उनसे कहता है कि मैं भी अब उससे मोहब्बत नहीं करता। रुतबा खुर्शीद को बिना बताए कराची जाने का फैसला कर लेती है, इसीलिए वो रात के अंधेरे में जैसे ही निकलती है तो उसके पास पैसे मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से गुंडे उसका पीछा करने लग जाते हैं। गुंडों से बचने के लिए जैसे ही रुतबा वहां से भागती है तो वो एक गाड़ी के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसके एक्सीडेंट की खबर किसी को भी नहीं। रौनक वहां पर कहती है कि अब बेहतर यही है कि आप रुखसती कर लें। तब अल्तमश कबाब रौनक से कहता है कि तुम्हें किस बात की जल्दी है, मेरे बेटे की टांग टूटी हुई है, टूटी हुई टांग के साथ कैसे रुखसती हो सकती है। लेकिन रौनक कहती है कि मेरी बेटी के नाम अब काफ़ी ज़मीनें लग गई हैं, ये खुशकिस्मती है मेरी बेटी की, निकाह के बाद उसके पास इतना सब कुछ आ चुका है, बस ये कहने की देर थी। साथ ही सनोबर रौनक से कहती है कि अल्तमश की ये शर्त है कि रुखसती से पहले अज़का के नाम जो ज़मीनें हैं वो अल्तमश के नाम ट्रांसफ़र हो जाएं। ये बात सुनने के बाद दोनों माँ बेटी हक्का बक्का रह जाती हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लग जाती हैं कि आखिर ये क्या कह रही है। रौनक उसी वक्त घर वापस आती है और आकर मेहर अली को फ़ोन करके बताती है सारे हालात और कहती है कि सनोबर ने मुझसे कहा है कि अल्तमश की ये शर्त है कि अज़का की रुखसती के लिए वो सारी ज़मीनें उसके नाम करना होंगी। तब मेहर अली रौनक से कहता है कि अल्तमश कौन होता है ये बात करने वाला, वो ज़मीनें मैंने अज़का के नाम की हैं और वो अज़का के नाम ही रहेंगी, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। तभी मेहर अली पहुँच जाता है रौनक के घर। दूसरी तरफ रुतबा फ़ोन करती है अपनी फुप्पो सनोबर को। जब अल्तमश हॉस्पिटल में होता है तो रुतबा फ़ोन करती है अपनी फुप्पो को और उनसे कहती है कि अल्तमश अब कैसा है। सनोबर भी बड़ी चालाकी के साथ आगे से रुतबा से बड़े प्यार से पेश आती है और उससे माफ़ी तलाफ़ी करती है। तब सनोबर से कहती है रुतबा कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ अल्तमश की खैरियत पूछने के लिए फ़ोन किया था। साथ ही साथ उसे ये कहती है कि दोबारा आप इस नंबर पर फ़ोन ना करना। तब सनोबर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी अल्तमश से बात करवाऊंगी, लेकिन रुतबा इनकार कर देती है। जब रुतबा सनोबर से बात कर रही होती है तो खुर्शीद ये सारा मामला देख रहा होता है। देखकर उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन उस वक्त वो उससे कुछ नहीं कहता। लेकिन अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर खुर्शीद रुतबा से कहता है कि अब तुम मेरे निकाह में हो और मेरी जिम्मेदारी हो और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि तुम्हारे दिल में या ज़िंदगी में किसी गैर मर्द के लिए कोई भी जगह बाकी रहे। ये कहकर वहाँ से खुर्शीद चला जाता है। दूसरी तरफ अज़का बहुत गुस्से में होती है और अपना सारा गुस्सा अपनी छोटी बहन पर उतार देती है। तब रौनक अज़का को समझाते हुए कहती है कि खुद पे कंट्रोल करना सीखो, अगर तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं होगा तो अल्तमश जैसे बिगड़े हुए इंसान को तुम कैसे काबू में रख सकती हो। तब उसकी बहन भी उससे कहती है कि मैं भी इससे यही कहती हूँ कि अपने आप पर कंट्रोल करना सीखो। जब खुर्शीद का सारा स्टाफ उसके घर आता है तो रुतबा नाराज़ होकर कमरे में जाकर बैठ जाती है और किसी से कोई बात नहीं करती। तब मिस तज़मीन ही सब कुछ करती हैं, सारी खाने की टेबल सजाती हैं, सबके लिए चाय बनाती हैं। ये सब देखकर खुर्शीद को कुछ हद तक शर्मिंदगी भी होती है कि जो उसकी बीवी है उसे तो अपने शौहर की इज़्ज़त का ख्याल ही नहीं है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मिस तज़मीन सारा इंतज़ामात करती हैं। लेकिन रुतबा कमरे से बाहर नहीं आती और ना ही किसी से मिलती है। खुर्शीद को थोड़ी सी शर्मिंदगी तो होती है कि एक बीवी के होते हुए भी उसे खुद काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता बल्कि बहुत ही मुस्कुरा कर मिलता है। लेकिन शाम के टाइम जब वो छत पर चाय पी रहा होता है तब मिस तज़मीन उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि क्या रुतबा आपसे मोहब्बत नहीं करती। तब खुर्शीद उससे कहता है कि वो मुझसे कभी मोहब्बत कर भी नहीं सकती। अगर तब मिस तज़मीन खुर्शीद से कहती हैं कि आप तो उनसे मोहब्बत करते हैं ना,
लेकिन आगे से खुर्शीद कोई जवाब नहीं देता और मिस तज़मीन से कहता है कि आप दोबारा मुझसे ये सवाल मत पूछिएगा। जैसे ही मिस तज़मीन वहाँ से जाने लगती है तो खुर्शीद उनसे कहता है कि मैं भी अब उससे मोहब्बत नहीं करता। रुतबा खुर्शीद को बिना बताए कराची जाने का फैसला कर लेती है, इसीलिए वो रात के अंधेरे में जैसे ही निकलती है तो उसके पास पैसे मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से गुंडे उसका पीछा करने लग जाते हैं। गुंडों से बचने के लिए जैसे ही रुतबा वहां से भागती है तो वो एक गाड़ी के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उसके एक्सीडेंट की खबर किसी को भी नहीं रहती है अपनी फुप्पो सनोबर को। जब अल्तमश हॉस्पिटल में होता है तो रुतबा फ़ोन करती है अपनी फुप्पो को और उनसे कहती है कि अल्तमश अब कैसा है। सनोबर भी बड़ी चालाकी के साथ आगे से रुतबा से बड़े प्यार से पेश आती है और उससे माफ़ी तलाफ़ी करती है। तब सनोबर से कहती है रुतबा कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ अल्तमश की खैरियत पूछने के लिए फ़ोन किया था। साथ ही साथ उसे ये कहती है कि दोबारा आप इस नंबर पर फ़ोन ना करना। तब सनोबर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी अल्तमश से बात करवाऊंगी, लेकिन रुतबा इनकार कर देती है। जब रुतबा सनोबर से बात कर रही होती है तो खुर्शीद ये सारा मामला देख रहा होता है। देखकर उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन उस वक्त वो उससे कुछ नहीं कहता। लेकिन अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर खुर्शीद रुतबा से कहता है कि अब तुम मेरे निकाह में हो और मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि तुम्हारे दिल में या ज़िंदगी में किसी गैर मर्द के लिए कोई भी जगह बाकी रहे। ये कहकर वहाँ से खुर्शीद चला जाता है। दूसरी तरफ अस्का बहुत गुस्से में होती है और अपना सारा गुस्सा अपनी छोटी बहन पर उतार देती है। तब रौनक अस्का को समझाते हुए कहती है कि खुद पे कंट्रोल करना सीखो, अगर तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं होगा तो अल्तमश जैसे बिगड़े हुए इंसान को तुम कैसे काबू में रख सकती हो। तब उसकी बहन भी उससे कहती है कि मैं भी इससे यही कहती हूँ कि अपने आप पर कंट्रोल करना सीखो। जब खुर्शीद का सारा स्टाफ उसके घर आता है तो रुतबा नाराज़ होकर कमरे में जाकर बैठ जाती है और किसी से कोई बात नहीं करती। तब मिस तज़मीन ही सब कुछ करती हैं, सारी खाने की टेबल सजाती हैं, सबके लिए चाय बनाती हैं। ये सब देखकर खुर्शीद को कुछ हद तक शर्मिंदगी भी होती है कि जो उसकी बीवी है उसे तो अपने शौहर की इज़्ज़त का ख्याल ही नहीं है। लेकिन एक दोस्त होने के नाते मिस तज़मीन सारा इंतज़ामात करती हैं, लेकिन रुतबा कमरे से बाहर नहीं आती और ना ही किसी से मिलती है। खुर्शीद को थोड़ी सी शर्मिंदगी तो होती है कि एक बीवी के होते हुए भी उसे खुद काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता बल्कि बहुत ही मुस्कुरा कर मिलता है। लेकिन शाम के टाइम जब वो छत पर चाय पी रहा होता है तब मिस तज़मीन उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि क्या रुतबा आपसे मोहब्बत नहीं करती। तब खुर्शीद उससे कहता है कि वो मुझसे कभी मोहब्बत कर भी नहीं सकती। अगर तब मिस तज़मीन खुर्शीद से कहती हैं कि आप तो उनसे मोहब्बत करते हैं ना, लेकिन आगे से खुर्शीद कोई जवाब नहीं देता और मिस तज़मीन से कहता है कि आप दोबारा मुझसे ये सवाल मत पूछिएगा। जैसे ही मिस तज़मीन वहाँ से जाने लगती है तो खुर्शीद उनसे कहता है कि मैं भी अब उससे मोहब्बत नहीं करता। रुतबा खुर्शीद को बिना बताए कराची जाने का फैसला कर लेती है, इसीलिए वो रात के अंधेरे में जैसे ही निकलती है तो उसके पास पैसे मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से गुंडे उसका पीछा करने लग जाते हैं। गुंडों से बचने के लिए जैसे ही रुतबा वहां से भागती है तो वो एक गाड़ी के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उसके एक्सीडेंट की खबर किसी को भी नहीं